लाल बहादुर शास्त्री जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय, मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद भारत के दूसरा प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। राजनीतिक जीवन। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957 व 1962 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत-पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्रलाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इस छोटे से डायनमो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई। वे 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ वे इसके लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूं। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उसमें अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957 एवं 1962 के आम चुनावों में पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था।
1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 17 साल के थे। जब महात्मा गांधी ने युवाओं को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और दरबारों से बाहर आकर आज़ादी के लिए सब कुछ न्योछावर करने का आह्वान किया, तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। हालांकि उनकी माताजी और रिश्तेदारों ने ऐसा न करने का सुझाव दिया, पर वो अपने फैसले पर अटल रहे। लाल बहादुर को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया, पर कम उम्र के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में 4 साल तक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। वर्ष 1926 में लाल बहादुर ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली। काशी विद्यापीठ छोड़ने के पश्चात वो द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए, जिसकी शुरुआत 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य उन युवाओं को प्रशिक्षित करना था जो अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार थे। 1927 में लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। विवाह संस्कार काफी साधारण तरीके से हुआ। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और लाल बहादुर भी इस आंदोलन से जुड़े और लोगों को सरकार को भूराजस्व और करों का भुगतान न करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में वो पश्चिमी देशों के दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के कार्यों से परिचित हुए। वह बहुत ही आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। एक बार जब वह जेल में थे, उनकी एक बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। अधिकारियों ने उन्हें कुछ समय के लिए इस शर्त पर रिहा करने की सहमति जताई कि वह यह लिख कर दें कि वह इस दौरान किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लाल बहादुर जेल से कुछ समय के लिए रिहा होने के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा कि वह यह बात लिखकर नहीं देंगे। उनका मानना था कि लिखित रूप में देना उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध है। कर्तव्यनिष्ठ शास्त्री जी को जो भी काम दिया जाता वे उसे पूरी निष्ठा से करते, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उन पर विश्वास करने लगे। आदर्शों के प्रति निष्ठा रखने वाले शास्त्री जी जब नैनी जेल में थे, तब उनकी पुत्री बहुत बीमार हो गई थी। पैरोल पर छूटने के लिए लिखित आश्वासन देना होता था कि वे इस दौरान किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यद्यपि उन्हें जेल से बाहर आंदोलन में हिस्सा लेना मना था, फिर भी उन्होंने ये बात लिखकर नहीं दी। अंत में जेलर को उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी देनी पड़ी ताकि वे अपनी बेटी को देखने जा सकें। जेल में शास्त्री जी अपने हिस्से की वस्तुओं को दूसरों को देकर प्रसन्न होते थे। एक बार एक जरूरतमंद कैदी को उन्होंने अपना लैंप दे दिया और स्वयं सरसों के तेल के दिए में टाल सटाए की किताब अन्ना केरेनिना पढ़ी। जेल जीवन उनके लिए तपस्या के समान था। उनके व्यवस्थित और सरल जीवन को देखकर जेल अधिकारी तथा सहयात्री आश्चर्य करते थे। आजादी के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जेल में ही उन्होंने मैडम क्यूरी की जीवनी हिंदी में लिखी थी। इस काल में उन्होंने कई ग्रंथ भी पढ़े। नेहरू जी के देहांत के बाद 9 जून 1964 को कांग्रेस पार्टी ने शास्त्री जी को अपने नए नेता के रूप में चुना और वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। इसी युद्ध की समाप्ति के लिए शास्त्री जी रूस के ताशकंद शहर गए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के कारण शास्त्री जी का देहांत हो गया। इस खबर को सुनकर विश्व के अनेक नेताओं की आंखें नम हो गईं।
उनका जीवन परिवार तक सीमित नहीं था। वे पूरे देश के लिए जिए और अंतिम यात्रा भी देश हित के विचार में ही निकली। 2 अक्टूबर को जन्मे शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। सादा एवं सच्चा जीवन ही उनकी अमूल्य धरोहर है। शास्त्री जी ने कभी भी अपने पद या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। सरकारी इम्पाला शेवर्ले कार का उपयोग भी नहीं के बराबर ही किया। किसी राजकीय अतिथि के आने पर ही निकाली जाती थी वह गाड़ी। शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री की पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी के अनुसार शास्त्री जी आज के राजनीतिज्ञों से बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने कभी भी अपने पद या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। अपनी इस दलील के पक्ष में एक नजीर देते हुए उन्होंने लिखा है, शास्त्री जी जब 1964 में प्रधानमंत्री बने तब उन्हें सरकारी आवास के साथ ही इम्पाला शेवर्ले कार मिली, जिसका उपयोग वह न के बराबर ही किया करते थे। वह गाड़ी किसी राजकीय अतिथि के आने पर ही निकाली जाती थी। किताब के अनुसार एक बार उनके पुत्र सुनील शास्त्री किसी निजी काम के लिए इम्पाला कार ले गए और वापस लाकर चुपचाप खड़ी कर दी। शास्त्री जी को जब पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर पूछा कि कल कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई गई, और जब ड्राइवर ने बताया कि 14 किलोमीटर तो उन्होंने निर्देश दिया, लिख दो 14 किलोमीटर प्राइवेट यूज। शास्त्री जी यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर निर्देश दिया कि उनके निजी सचिव से कहकर वह 7 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से सरकारी कोष में पैसे जमा करवा दें। लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में भारतीय डाक टिकट शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री की लिखी पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी के अनुसार शास्त्री जी को खुद कष्ट उठाकर दूसरों को सुखी देखने में जो आनंद मिलता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की घटना है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और वह मुंबई जा रहे थे। उनके लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर शास्त्री जी बोले, डिब्बे में काफी ठंडक है, वैसे बाहर गर्मी है। उनके पीए कैलाश बाबू ने कहा, जी इसमें कूलर लग गया है। शास्त्री जी ने पैनी निगाह से उन्हें देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, कूलर लग गया है, बिना मुझे बताए? आप लोग कोई काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्या और सारे लोग जो गाड़ी में चल रहे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? शास्त्री जी ने कहा, कायदा तो यह है कि मुझे भी 3rd क्लास में चलना चाहिए, लेकिन उतना तो नहीं हो सकता, पर जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बड़ा गलत काम हुआ है। आगे गाड़ी जहां भी रुके पहले कूलर निकलवाइए। मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलवाने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ी। आज भी 1st क्लास के उस डिब्बे में जहां कूलर लगा था वहां पर लकड़ी जड़ी है। विचार 1, आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़े। 2, हम अपने देश के लिए आजादी चाहते हैं, पर दूसरों का शोषण करके नहीं, ना ही दूसरे देशों को नीचा दिखाकर। मैं अपने देश की आजादी ऐसे चाहता हूं कि अन्य देश मेरे आजाद देश से कुछ सीख सकें और मेरे देश के संसाधन मानवता के लाभ के लिए प्रयोग हो सकें। 3, मेरी समझ से प्रशासन का मूल विचार यह है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वह विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके। 4, विज्ञान और वैज्ञानिक कार्यों में सफलता असीमित या बड़े संसाधनों का प्रावधान करने से नहीं मिलती, बल्कि यह समस्याओं और उद्देश्यों को बुद्धिमानी और सतर्कता से चुनने से मिलती है। और सबसे बढ़कर जो चीज चाहिए वो है निरंतर कठोर परिश्रम समर्पण की। दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर आज तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई है।
उनके परिजन समय समय पर उनकी मौत का सवाल उठाते रहे हैं। यह देश के लिए एक शर्म का विषय है कि उसके इतने काबिल नेता की मौत का कारण आज तक साफ नहीं हो पाया है।